जी नमस्कार। मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। चलिए आज हम आपके साथ दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। एक तो संजय समर जी हैं रांची से, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि झारखंड के नब्ज पे उनसे हम पूछना चाहेंगे। और साथ में हमारे साथ सोनू कन्नौजिया जी जुड़ेंगे मुंबई से, जिनसे हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हम झारखंड, जहां हमारे साथ संजय समर जी हैं। संजय समर जी, एक चीज देखने में आया इस चुनाव में कि हिंसा रहित पुनर्मतदान की कोई बात नहीं। 3% ज्यादा वोटिंग, ये दर्शाता है शायद कि लोगों में एक उल्लास था। लोग पूरी तरह से खुलकर सामने आए। शायद हम लोगों के चैनल पे, हमारे चैनल पे जिस तरीके से आपने और हम लोगों ने जो बात करी कि पीपल शुड एक्सरसाइज देयर मैंडेट, शायद लोगों ने समझा, सुना और मैंडेट देने गए। महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। पोलिंग स्टेशंस पे जो पिक्चर्स आए, जो हमारे रिपोर्ट्स कह रही हैं, महिलाएं खुल के इस चुनावी रन में भाग लिया उन्होंने और अपना वोट पूरी तरह से कास्ट किया। अब आते हैं हमने एग्जिट पोल किया है। हमारे ग्राउंड पे रहने वाले जो हमारे साथी हैं, उन्होंने हमें जो रिपोर्ट किया है सर्वे करने के बाद, झारखंड का सर्वे जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपसे जानना चाहूंगा कि स्थिति वाकई में क्या है। जैसे कि झारखंड के 81 सीटों पे रैंडम सैंपलिंग के बाद जो हमारा प्रोजेक्शन आया, जिसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि एग्जिट पोल पे जो सर्वे होता है, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के सर्वे को 100% आप 23 के बाद ही उस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि 23 को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि किसकी संभावनाएं थी, कितनी संभावनाएं सही हुई, कितना रिजल्ट सही रहा। तो एग्जिट पोल में जो सामने आया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को 44 से 45% वोट शेयर की बात कही जा रही है, लोगों ने बताया। जेएमएम लेड इंडिया अलायंस को 45 से 46% वोट मिलने की संभावनाएं हैं। अदर्स, इंडिपेंडेंट्स 9 से 11%, यानी कि 1% वोट शेयर का डिफरेंस आ रहा है दोनों गठबंधनों में। और सीट्स में जब इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो सीट्स के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में शायद जो संभावनाएं नजर आ रही हैं 36 से 38 सीट्स। उसी तरफ दूसरी तरफ जेएमएम इंडिया अलायंस को 43 से 45 सीट्स मिलने की संभावनाएं हैं। अदर्स 2 से 3। अब हम डिवीजन वाइज आपको बताना चाहेंगे कि जैसे 5 डिवीजन मेनली माना जाता है झारखंड में: संथाल परगना, नॉर्थ छोटानागपुर, कोल्हान, साउथ छोटानागपुर और पलामू। अब हम टोटल कंस्टिट्यूएंसीज वाइज, आपके पास तो रिपोर्ट्स होंगी, 18 कंस्टिट्यूएंसी सीट्स हैं संथाल परगना में, जिसमें कहा जा रहा है कि 9 पे जेएमएम, 9 पे बीजेपी, अदर्स यहां गौण है। नॉर्थ छोटानागपुर 25 सीट है, 13 जेएमएम, 11 बीजेपी, एक शायद को इंडिपेंडेंट के पास चला जाए। कोल्हान 14 सीट है, 8 जेएमएम, 6 बीजेपी, यहां भी इंडिपेंडेंट्स को कुछ नहीं मिलना है, उनका खाता नहीं खुल रहा। साउथ छोटानागपुर में 15 सीट है, 7 और 7 का बंटवारा होगा, एक जाएगा किसी इंडिपेंडेंट अदर्स के पास। पलामू में 9 सीट्स हैं, 5 और 4 का गणित बनता है, संभावनाएं। और हमारे सर्वे में जो लोगों ने बताया उसके तहत अगर आप आते हैं तो कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा रोल रहा है इस इलेक्शन में, और शायद हेमंत सोरेन का जेल जाना उनके फेवर में रहा, क्योंकि ट्राइबल फेस का अरेस्ट होना, जेल जाना बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। बांग्लादेशी मुद्दा तो था ही था। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस दूसरे चरण के चुनाव के बाद, 13 को पहला चरण था, दूसरा चरण 20 को, रिजल्ट्स आने वाला है 23 को, आपको क्या लगता है इन 2 दिनों में क्या हो रहा है झारखंड में? जी संजय जी। देखिए अजय जी, नमस्ते जी नमस्कार। सर्वे की बात आपने जो कही,
ठीक है, लेकिन सर्वे आ करके और सबकी मनःस्थिति को बिगाड़ दिया है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं, जिन लोगों ने जो बड़ी कंपनियां हैं, उसमें 3 कह रही हैं कि इंडिया को बढ़त है और 3 कह रही हैं कि एनडीए को बढ़त है। तो मतलब 50-50 के चांस जो बन रहे हैं, वो 50-50 जो बात दिखलाई सही दे है। रहे हैं, वो सामान्य सी बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। बढ़ने के पीछे मेन कारण था कि पूजा था, दुर्गा पूजा था, छठ था, दिवाली था, जो बाहर के लोग गए हुए थे, चाहे बच्चे पढ़ने वाले हों या जॉब में जो लोग जाते हैं काम करने, वो सब वापस आए थे और फर्स्ट फेज में ज्यादा था, सेकंड फेज में भी लोग मिला करके गए हुए हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है। तो कयास जो भी कंपनियां लगाती हैं, एक तो आप देख रहे होंगे कल से जो टीवी चल रहा है, या ऐसे भी जिनके पक्ष में सर्वे कंपनियां बता रही हैं कि हाँ फलानी पार्टी जीत रही है, वो लोग भी संतुष्ट नहीं है। जो हार रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सर्वे साल 2019 में भी हुआ था यहाँ सर्वे, तो उसमें बहुत सटीक बातें नहीं हो पाई थी। कोई जैसे अभी कोई एनडीए गठबंधन को बोल रहा है कि 45 सीट आ रहा है, 47 सीट आ रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन को बोला जा रहा है कि 47 सीट से 49 सीट, 53 सीट तक लोग दे रहे हैं। तो स्थितियां कुछ कमोबेश इसी प्रकार की है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू आजसू जिस उम्मीद से चुनाव मैदान में थी, उनका सारा समीकरण बिगाड़ दिए हैं जयराम महतो। 10 सीट पर लड़ने वाली आजसू, तो 2 दिन बाकी है, कितनी सीट आएगी ये तो 23 को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि जयराम महतो हर जगह, जहां जहां से सुदेश महतो लड़े हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, इनके वोट को काटा है जयराम महतो। वैसे तो ये माना जाता है कि वो जिस जाति, कुर्मी जाति से आते हैं, कुर्मी जाति का वोट या कुर्मी जाति ज्यादातर जेएमएम के साथ ही रही हुई है, ये माना जाता है। लेकिन जेएमएम के झारखंड के बड़े नेता होते हैं सुदेश महतो, क्योंकि वो खुद इसी जाति से आते हैं और अब तक जहां जहां भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो कुर्मी बहुल इलाका को उन्होंने पसंद किया है। तो उनकी जो भी रणनीति थी, राजनीति थी, जो भी उनका ब्लूप्रिंट तैयार था, उसमें जयराम महतो सिंधमारी कर दी है अजय जी। आपने कल्पना सोरेन की बात कही, तो कल्पना सोरेन की सभा में भीड़ जुटने का मेन कारण, मुख्य कारण ये रहा कि वहां के लोकल लोगों की भाषा में बात करती थी। आप उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि लालू यादव को लोग पसंद इसलिए करते थे, बिहार के लोग, उनकी भाषा में उनकी परेशानियों को, उनके मुहावरा को वो यूज करते थे, जिसके चलते वो लोग पसंद करते थे। तो कल्पना सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, दोनों जन इस चीज का उपयोग किए हैं, इन शब्दों का उपयोग किए हैं। इसको हम नकल ना कहें, लेकिन जो स्थानीयता, जो अपनी भाषा में अपना बात करे, तो स्वाभाविक सा बात है कि कुछ अपनापन लगता है। भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता रहे, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा रहे, चाहे शिवराज सिंह चौहान रहे, ये मुख्य रूप से यही लोग, 2 लोग हैंडल करते रहे। तो इनकी सभा में भी भीड़ जुटी, लेकिन भीड़ बुलाऊ भीड़ रही, तो भीड़ जुटी। अब सवाल उठता है कि सरकार की बात जो आप बता रहे हैं किसकी बनेगी, तो महिलाओं का प्रतिशत ऐसे भी अजय जी, यहाँ 29 विधानसभा सीट ऐसा है जहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है, चाहे नहीं 1000 वोट से ही ज्यादा हो तो ज्यादा है। एक नंबर बात हुआ। दूसरी नंबर बात, महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ने के लिए मैया योजना और गोगो योजना, ये दोनों योजनाओं से प्रभावित होकर के महिलाएं लाइन में लगी हैं। 11 तारीख को हेमंत सरकार द्वारा किए गए वादे के हिसाब से 11 नवंबर के पहले लगभग 50 लाख महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए चले गए हैं। और हेमंत सोरेन ने कहा था कि दिसंबर से 2500 जाएंगे, तो उसका भी प्रभाव दिखा है, जिससे कि महिलाएं उमड़ करके आई हैं वोट देने के लिए, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों को लोगों को कोई ठोस मतलब था नहीं, न तो 1000 रुपया से मतलब था, और न गोगो योजना से मतलब था, न मुफ्त के भोजन से मतलब है, और न ही मुफ्त के किसी आइटम से। इसी से शहरी क्षेत्र में मतदान बहुत कम हुए हैं। रांची में 52-55% वोट हुआ है, तो ये तो गलत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगला चुनाव जब हो, केंद्र सरकार को चाहिए कि मतदान को कंपलसरी करे। जब तक कंपलसरी नहीं होगा, या तो इसकी महत्ता नहीं समझ पाएंगे लोग, या फिर सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं हो पाता है।
उसमें क्या होता है, इसी प्रकार क्षेत्रीय कई पार्टियां उभर करके चली आती हैं और फिर मोल तोल होता है। अजय जी, अब सरकार ये बनने की जो बात कर रहे संजय हैं जी, तो संजय जी आपकी इसी बात पे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि बड़ा शहरी क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा हुई है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, मेरे पास एक दो रिपोर्ट्स आई थी जो वहां मेरी बात भी हुई है लोगों से। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। ये क्या कारण था, क्यों? नहीं अजय जी, अगर अल्पसंख्यक, मैं बता दूं, अल्पसंख्यक समुदाय जो वोट पोल करता है, अभी तक का जो पत्रकारिता का अनुभव रहा, चाहे जितने शहर में रहे या जितने स्टेट में रहे, हमने ये पाया है कि फर्स्ट हाफ का जो वोट होता है वो ज्यादातर अल्पसंख्यकों का ही होता है। आप झारखंड भी ले लेंगे, बिहार भी ले लेंगे, आसाम भी ले लेंगे, मैंने मैं जहां जहां कवरेज के लिए भी गया, मिजोरम, मणिपुर, उन सब जगहों पर हमने जो पाया कि फर्स्ट हाफ का जो वोट होता है वो ज्यादातर अल्पसंख्यक लोग ही पोल करते हैं। तो अल्पसंख्यक लोग 25 से 30% पोल किए हैं। सेकंड हाफ का, या मतलब 11 बजे के बाद का जो पोल होता है वो जनरल लोग, तमाम लोग उतरते हैं नाश्ता पानी खाना खा करके, तो मोटा मोटी 35 से 37%, 38% इधर से भी पोल हुआ है। तो शहरी क्षेत्र में भी अजय जी, एक रांची का छोड़ दिया जाए 55% हुआ है, बाकी सब जगह शहरी क्षेत्र में लगभग 65 से 70% के बीच ही हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में तो 75, 77, 78% गया है। वहां भी आप चेक कीजिएगा, चाहे बरहेट चेक कीजिए, पाकुड़ चेक कीजिए, शिकारीपाड़ा चेक कीजिए, या फिर और कई जगह है जहां आप चेक करेंगे अजय जी, तो आप पाएंगे कि फर्स्ट हाफ में 45-47% तक वोट चला गया है। तो वो वोट, ये माना जा रहा है कि अल्पसंख्यकों का वोट होता है और वो लोग मतदान कर रहे हैं। मतदान का प्रतिशत इतना प्रचार के बाद, इतनी जागरूकता के बाद अगर परसेंटेज गिरा है तो ये अफसोस की बात है, दुख की बात है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग शहर में रहते हैं, वो वोट दें। दूसरी चीज क्या हो गई है अजय जी, शहरी इलाका में कि ज्यादातर लोग फ्लैट में रहते हैं और किराएदार हैं, जिनका की वोटर आईडी नहीं रहा। एक कारण ये भी रहा कि पोल उस क्षेत्र में कम हुआ। अब छोटा उदाहरण आपको हम दे दें, जो एक अंदाज है, पक्का सर्वे नहीं है, कि हटिया विधानसभा रांची में आता है। इस हटिया विधानसभा में लगभग 2 लाख फ्लैट होते हैं जिसमें निवासी होते हैं। तो उसमें आप ये मान के चलिए कि 70% किराएदार ही हैं, मकान मालिक नहीं रहते हैं। उसी प्रकार रांची में मान लीजिए कि लगभग 2.5 से पौने 3 लाख संजय जी, फ्लैट है। संजय जी हमारे साथ सोनू निगम जी भी, सोनू कनौजिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। तो हम चलते हैं उनके पास, क्योंकि झारखंड पे हमने बड़े सोनू तरीके की बातें रखी हैं। सोनू कनौजिया जी को नमस्ते। हम फिर आएंगे नमस्ते आपके पास। नमस्ते समर जी। हम हम महाराष्ट्र पे एक चर्चा शुरू करते हैं और साथ में झारखंड तो हमारे साथ है ही। हम झारखंड पे पहले इनसे पूछ लेते हैं कि महाराष्ट्र, क्योंकि नब्ज टटोलना हमारा काम है, और हमने जो कल एग्जिट पोल दिखाया उसकी चर्चा करते हुए हम सोनू कनौजिया, निगम याद आता है यार, गाना सुनते रहता हूं ना, कनौजिया जी से हम जानना चाहेंगे कि वो कितने हद तक इससे सहमत हैं, या उनको लगता है कि कुछ 2 दिन के अंदर कुछ बदलाव आएगा, या क्या स्थिति है। तो मैं सोनू जी आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे एग्जिट पोल, जो हमने एग्जिट पोल करवाया, जो सर्वे हमारा है, उसका जो सर्वे का जो रिपोर्ट है, जो उसमें निकल के आया है, वो ये है कि महायुति को 43 से 44% मिलने की संभावनाएं हैं। उसी तरीके से दूसरी तरफ एमवीए को 45 से 46% वोट शेयर मिलने की संभावनाएं हैं। अदर्स 11 से 16%। अब इसको आप कन्वर्ट करें सीट्स में, अगर ये सीट्स में जो कन्वर्जन हमारे एक्सपर्ट्स ने किया है, उसके तहत महायुति को 127 से 135 सीट शायद मिलने की संभावनाएं हैं। उसी तरह एमवीए को 147 से 155 मिलने की संभावनाएं है, यानी कि 145 का मैजिक फिगर महाराष्ट्र में एमवीए पार करता नजर आ रहा है। अदर्स 10 to 13। खैर, ये तो एक सर्वे है जो ग्राउंड से हमारे लोगों ने किया, और उसके बेसिस पे हम आपके पास इस रिपोर्ट को लेकर आए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वाकई में ग्राउंड लेवल पे क्या है, मामला क्या है।
देखिए, जी सोनू। ग्राउंड लेवल पर जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो सेंटिमेंट्स हैं वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है, और जो महायुति है उसके खिलाफ सेंटिमेंट्स रहे हैं। तो जिस तरह से 2022 में शिवसेना तोड़ी गई, जिस तरह से 2023 में एनसीपी तोड़ी गई, तो इन सारी चीजों का असर इस चुनाव में हमने ऑन ग्राउंड देखा है। तो महाराष्ट्र में ओवरऑल अगर देखा जाए तो पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के साथ है, और जो महायुति है, जो सत्ताधारी अलायंस है, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में पीछे जा सकता है। ऐसे ग्राउंड्स पर हमें जो है हालात देखने मिले हैं। अब महाराष्ट्र के लगभग 11 एग्जिट पोल आए हुए हैं। अब 11 में जो 6 एग्जिट पोल है वो महायुति को जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर पा रहे हैं, और बाकी बचे जो हैं उनमें जो है जो महाविकास आघाड़ी है, यानी कि जो इंडिया ब्लॉक है, उसे बहुमत मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है ये काफी कांटे की टक्कर है। किसी को बहुमत मिल पाएगा ये महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। दोनों ही अलायंस जो है वो 125 से 130 के आसपास आकर रुक सकते हैं। अच्छा। और फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, लगभग आपको बता दें कि इस बार 100 से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं। 100 से ही नहीं, कई और भी इसका आंकड़ा बहुत ज्यादा है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो बड़े पैमाने पर चुनकर आ सकते हैं, और उनका असर हमें देखने मिल सकता है। 1995 में महाराष्ट्र में 45 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आए थे, और उन्होंने तय किया था कि किसकी सरकार बनेगी। अब इस चुनाव में बड़े पैमाने पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो कितने चुन के आते हैं और वो ये देखना जरूरी है, और उनके चुनकर आने पर ये तय किया जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। तो महाराष्ट्र में जो स्थिति इन एग्जिट पोल के जरिए हमें दिखाई दे रही है, स्थिति उतनी साफ नहीं है। एग्जिट पोल जो आए हुए हैं बड़े बड़े एजेंसीज के, उन पर इस वक्त कितना भरोसा किया जाए ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो लोगों का रिएक्शन जमीनी स्तर पर रहा है उसके उलट जो एग्जिट पोल है वो अधिकतर हमें देखने मिल रहे हैं। और मुंबई में, महाराष्ट्र में लगभग 9 करोड़ की जनता है, और 9 करोड़ में से एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 300 लोगों का जो है सैंपल डेटा कलेक्ट करता है, और वो 9 करोड़ लोगों के जो है वो तरह से राय लेता है। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। सैंपलिंग किस तरह से रही है इन एजेंसीज की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कहां से, कौन से क्षेत्र में लोगों से बातचीत की गई है, ये साफ नहीं हो पाया। तो एग्जिट पोल जो है वो जिस तरह से दिखाए गए हैं, क्या उस तरह से नतीजे भी आ जाएंगे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। महाराष्ट्र में वैसी स्थिति नहीं है जैसी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। एक बात बता दूं सोनू जी आपको और संजय जी को भी, जो हमारा एग्जिट पोल है, हमारे लिए जिसने एग्जिट पोल, जिन कंपनी ने किया, जिस फर्म ने, जिस एजेंसी ने किया, उनसे जब हमने रिजल्ट्स लिए तो साफ तौर पे ये पूछा कि आपने कैसे किया था। नॉर्मल जो होता है एक तरीका होता है, रैंडम करके रैंडम सैम्पलिंग होती है। रैंडम सैम्पलिंग में भी सिर्फ आप कंस्टिट्यूएंसीज रैंडम नहीं करते हैं, आप पोलिंग बूथ भी रैंडम करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि की तारीख में वोटर्स इतने कहते हैं ना इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि वो खुल के बताते हैं, आपको उनको समझना पड़ता है 5, 6, 10 क्वेश्चंस के थ्रू। तो हमारी सैम्पलिंग उस बेसिस पे हुई है, ग्राउंड से जो सामने आया है आपको मैंने बताया। और एक चीज और आपके लिए कि आप उस पर बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे कि जैसे महाराष्ट्र को अगर आप मान के चले, जो फैक्ट भी है, मतलब यही हो कि रीजन वाइज अगर आप बांटते हैं तो 6 रीजन में आप महाराष्ट्र को डिवाइड करते हैं। एक है तो वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठावाड़, मुंबई, नॉर्थ महाराष्ट्र और कोंकण। विदर्भ में 62 सीट हैं, और हमारे सर्वे में जो सामने आया है वो ये है कि एमवीए को 33 से 35 सीट्स मिलने की संभावनाएं हैं, महायुति को 26 से 27, और वहां अदर्स को 2 से 3 मिल सकता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में 70 सीट है, 40 से 42 एमवीए, 27 से 28 महायुति और 2 से 3 अदर्स। मराठावाड़ में 46 हैं, 27 से 28 एमवीए को है, महायुति को 17 से 18 मिलने की संभावनाएं हैं। उसी तरीके से मुंबई में 36 सीट, 18 से 19 एमवीए को, महायुति को 17 से 18
अदर्स 1 से 2। नॉर्दर्न महाराष्ट्र में 35 सीट्स हैं, 15 से 16 यहां एमवीए को 15 से 16 मिल रहा है, जबकि महायुति यहां इनसे आगे नजर आ रहा है 18 से 21, 2 सीट्स अदर्स को। कोंकण में 39 सीट्स, 14 से 15 एमवीए को मिलने की संभावनाएं हैं और महायुति को 22 से 23, 1 से 2 अदर्स। ये कोंकण और नॉर्दर्न महाराष्ट्र क्षेत्र जो है वो, कोंकण हमेशा से, जो मेरी जानकारी जहां तक जाती है, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करेंगे, ये सेना का गढ़ होता था, है भी वहां। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, ये सेना का गढ़ हमेशा से था, लेकिन अब ये ऐसा हो गया कि जब से सेना से नारायण राणे अलग हुए हैं, नारायण राणे ने अपनी पैठ वहां पर अपने चेहरे पर बनाई है। जो कोंकण वाला इलाका हो, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी वाला जो इलाका अगर हम पकड़ लें, तो वहां पर नारायण राणे जो है वो एक छत्र राज करते हैं, और वो हमेशा से वो खुद वहां से एमपी है, उनके बेटे जो है वो वहां से विधायक हैं, उनके एक और बेटे जो है वो इस बार वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर उनका दाव जो है वो हमें देखने मिलता है, उनकी ताकत हमें देखने मिलती है। और यही कोंकण रीजन में थाने भी आता है। थाने एकनाथ शिंदे का गढ़ है, तो एकनाथ शिंदे के गढ़ में थाने, कल्याण, डोंबिवली ऐसे जो इलाके आते हैं, यहाँ की भी जो कई सारी सीटें हैं वो जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो महायुति के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। उदय सामंत जैसे बड़े नेता जो है उन्हें भी वहां पर रखा गया है। तो बड़े चेहरों को जो है बीजेपी ने जो कोंकण इलाका है उन इलाकों में रखा हुआ है, ताकि कोंकण में उनको फायदा हो। और यही कारण है कि जो आप सर्वे बता रहे हैं, उस सर्वे के अनुसार 22 से लगभग 13 से 22 सीटें जो है वो उन्हें वहां पर मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो कोंकण का मुझे लगता है कि कोंकण में जो महायुति है उसे काफी बेनिफिट होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है संजय जी, आपके लिए भी, सोनू जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमने सर्वे कराया उसमें मुख्यमंत्री चेहरे पे भी हमने सर्वे करवाया था कि लोगों को कौन सा चेहरा सूट करता है और कौन सा चेहरा, कौन चाहिए उनको अगला मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे जी को 29%, एकनाथ शिंदे को 20 मात्र, फडणवीस 15, शरद जी 7, 29% लोगों ने कहा कि हम नहीं बता देंगे। यानी कि उद्धव आज भी चहेते चेहरे हैं, उद्धव ठाकरे। देखिए जो ये कौन कितना पॉपुलर है सीएम फेस को लेकर, ये आपने जो सर्वे करवाया है उसमें उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर नजर आ रहे हैं। लेकिन और भी कई सर्वे आए थे जिसमें एकनाथ शिंदे पॉपुलर नजर आ रहे थे। लगभग 39% लोग जो है वो एकनाथ शिंदे को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा वो जो है वो एक्सेप्ट कर रहे थे। लोक पोल का सर्वे आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उस सर्वे के अनुसार एकनाथ शिंदे सबसे पॉपुलर थे। तो महाराष्ट्र में अलग अलग पॉकेट्स में अगर हम जाएंगे तो अलग अलग तरीके से राय बनती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 2.5 सालों में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने अपने आप को एक स्टेट जो है पूरे स्टेट में अपनी लीडरशिप जो है वो उन्होंने बढ़ाने का काम किया। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो उनका स्ट्राइक रेट था, उस स्ट्राइक रेट के दम पे उन्होंने अपनी इमेज जो है वो काफी बढ़ा ली है। आज ये देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र में एक वक्त के लिए डेवलपमेंट का फेस माना जाते थे और सबसे पॉपुलर नेता हुआ करते थे, आज उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में और जो हालातों में चुनाव हो रहा है, उन हालातों में अगर देखा जाए तो लोगों की जो चाहत है, लोगों की जो पसंद है, वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर बनी हुई है। ये पूछने से अच्छा मुझे लगता है कि कौन कितना पॉपुलर है, इससे अच्छा ये पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र के लिए कौन अच्छा काम कर सकता है। उस बिना पर अगर वोटिंग हो तो मुझे लगता है कि एक बेहतर जो मुख्यमंत्री है वो महाराष्ट्र को मिलेगा। मैं आज भी ये मानता हूं कि महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा
मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस रहे हैं। 2014 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। भले ही आज उनकी पॉलिटिक्स किसी भी तरह की हो, भले ही वो एक्सट्रीम राइट विंग की आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पहला टर्म रहा है वो काम के लिहाज से काफी अच्छा रहा है। और महाराष्ट्र में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें देखने मिल रहा है वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के एक विजन की ही एक विजन था। और उन्होंने ही ये जो मुंबई में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का, उस ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए मेट्रो का वेब बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसे जो है उन्होंने पूरी कोशिश की कि जल्द से जल्द काम पूरा हो। तो उसके बाद सरकार चली गई, जो हालात बने उसके बाद काम थोड़ी स्पीड में कम हो गए, लेकिन उसके बाद से लगातार सेंटिमेंट्स पर काम किया जा रहा है। देखिए, ईमानदारी पर मैं किसी के सवाल नहीं उठा रहा हूं। उद्धव ठाकरे कितने ईमानदार है कितने नहीं है मुझे नहीं पता, एकनाथ शिंदे कितने ईमानदार है कितने नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, देवेंद्र फडणवीस कितने ईमानदार है कितने नहीं है इस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ना तो उनकी आइडियोलॉजी पर मैं ये कह रहा हूं कि कौन कितना राइट विंग है कौन कितना लेफ्ट विंग है। मैं सिर्फ काम के लिहाज से कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जो डेवलपमेंट है वो जो है वो काफी अच्छी तरीके से हो सकते हैं। और बाकी पॉपुलैरिटी तो किसी की भी हो सकती है, पॉपुलैरिटी में तो देखिए अजय जी, ये जो सर्वे है, ये जो सर्वे है, जो पॉपुलैरिटी की बात होती है, तो जो कंपनियां करें या जो एजेंसी करें, मैं क्लियर कर दूं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं सोनू जी के इस सवाल पे कि पॉपुलैरिटी पे नहीं, ये सर्वे होना चाहिए कि कौन कितना राज्य के लिए काम किया है, कार्य पे काम करेगा। तो हम आपको बता दें हमारा सर्वे उसी पे था, फेस पे नहीं था। पॉपुलैरिटी तो अलग, पॉपुलैरिटी उस पे आता है। आपका सर्वे फेस पर है, बल्कि मेरा ये कहना है कि लोगों के अंदर से जो है वो चीजें जो गई हुई है, आज महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है, महाराष्ट्र के लोग जो है वो काम को देखकर वोट नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो वोटिंग हो रहा है वो सेंटिमेंट्स के आधार पर हो रहा है। किसने पार्टी तोड़ी, किसी ने किसी के पिताजी का नाम ले लिया, किसी को पार्टी से बेदखल कर दिया, तो वो सेंटिमेंट्स वाली चीजें जो है वो महाराष्ट्र के वोटर्स के दिमाग में घुस चुकी है। और पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र में राजनीति सिर्फ सेंटिमेंट्स के आसपास ही हो रही है। तो ये राज्य का दुर्भाग्य भी है कि लोगों के ऊपर सेंटिमेंट्स इतने हावी हो चुके हैं कि लोग असल मुद्दे जो है उसको कहीं ना कहीं सेकेंडरी इस पर रख रहे हैं। आपने सर्वे किया है, सर्वे पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, आपने पूछा भी होगा सवाल कि कौन कितना काम कर सकता है, उस हिसाब से वोट दे, लेकिन लोगों के जहन में जो है महाराष्ट्र में वो सेंटिमेंट्स का खेल चल रहा है। लोग सेंटिमेंट्स के आधार पर ये करें कि देखो इसको धोखा दे दिया, इसकी पार्टी तोड़ ली गई, इसकी पार्टी चुरा ली गई, इसका सिंबल चोरी कर लिया गया, एक सीनियर नेता 84 साल के नेता हैं उनको चाचा ने भतीजे ने धोखा दे दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो वोटर के दिमाग पर हावी है। और उसी के चलते मैं ये कह रहा हूं कि कई लोग जो है उद्धव ठाकरे वगैरह, देखिए उद्धव ठाकरे नो डाउट एक अच्छे लीडर है, लेकिन एक अच्छा लीडर होना और एक काम करने वाला लीडर होना इसमें काफी ज्यादा फर्क है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने जो पहले कार्यकाल है उसमें ये साबित किया कि वो काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उनकी सरकार गई तो मुझे लगता है कि एक तरह से पता नहीं उनकी पॉलिटिक्स को क्या हुआ, वो उन्होंने सोचा कि योगी आदित्यनाथ की तरह हम पॉलिटिक्स करेंगे तो पॉपुलर होंगे। उन्होंने पालघर वाला मुद्दा उठाया, लिंचिंग वाला मुद्दा उठाया, अब जो है जिस तरह से वो बयानबाजी दे रहे हैं तो वो एक पॉपुलर नेता जो है वो एकदम डिग्रेड होकर एक ऐसे नेता के रूप में वो बन चुका है जो आज महाराष्ट्र में पॉपुलर नहीं है। लोग उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। देखिए, इसी पे हम संजय जी के पास आते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।